नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए प्रेमेंद्र मिश्र जी की कहानी भागा हुआ। आज का दिन ही बड़ा खराब है। सर्दी के दिनों में अगर बादल छाए रहे तो उससे अधिक अजीब अजीब सा शायद कुछ और नहीं हो सकता। पानी ठीक से बरस नहीं रहा हो और मेघों से ढका आकाश और बुझी बुझी सी धरती मुर्दे की तरह निर्जीव पड़ी थी। सोमेश यदि आज अचानक नहीं आता तो दोपहरी मेरी कैसे कटती मालूम नहीं। सोमेश भी आज कैसा दिख रहा है। अखबार के पन्नों को उलट पलट कर सोमेश की तरफ सरकाते हुए मैंने कहा, एक ताज्जुब की बात गौर की है तुमने? क्या? आज के अखबार में एक साथ 7 खोए हुए व्यक्तियों के लिए विज्ञापन है। सोमेश ने कोई कौतूहल नहीं दिखाया। जैसे बैठा था वैसे ही उदास बैठा बैठा सिगरेट का धुआं छोड़ता रहा। निस्तब्ध कमरे में सिर्फ धुएं की कुंडलियां धीरे धीरे गोलाकार चक्कर काटकर ऊपर की तरफ उठ रही थी। बाकी सब कुछ स्तब्ध। बाहर की निर्जीवता जैसे हमारे मन पर भी हावी हो रही थी। अजीब सी निस्तब्धता को तोड़ने की गरज से मैंने कहा, खोए व्यक्ति वाले विज्ञापन को देखकर मुझे बड़ी हंसी आती है। अधिकतर मामलों में क्या होता होगा मालूम है? बेटा नाटक वाटक देखकर रात देर गए घर लौटता होगा और ऐसी उम्र में वह अक्सर ऐसा ही करता। रात को खाना खाने के वक्त बाप ने बेटे की खोज खबर ली होगी, अपनी पत्नी से कहा होगा, बाबू साहब गए किधर, तुम्हारा सुपुत्र दिखाई नहीं पड़ा। और फिर पत्नी को धमका कर बोला होगा, यह बेकार का रोना धोना बंद करो, ऐसे लड़के का चला जाना ही ठीक है। और माँ की सिसकियां बढ़ गई होंगी। फिर बाप ने दांत भींच कर अपनी दबी इच्छा की बात कह डाली होगी। चला जाता तो जान में जान आती, पर देखना शाम को जरूर लौट आएगा, ऐसा बिन पैसे का होटल कहाँ मिलेगा। और माँ ने रोते हुए कहा होगा, इतनी ठंड में क्या मालूम सारी रात कहाँ पड़ा हुआ है, कहीं कुछ कर ना बैठे, मुझे तो डर लगता है। डर? बाप ने मजाक में बात को टाल दिया होगा। तुम्हारे बेटे ने कुछ नहीं किया होगा, कुछ नहीं, किसी दोस्त के यहाँ मजे में रह रहा होगा, जैसे ही दिक्कत होगी लाट साहब के दर्शन आज हो जाएंगे। माँ फिर भी रोती रही होगी, बोली होगी, आप तो जानते ही हैं ना कितना स्वाभिमानी लड़का है मेरा। और आगे की कहानी फिर इस तरह बढ़ती है। लड़का नहीं ही लौटा। बाप नाराज होकर घर से बाहर निकल पड़ा। शाम को दफ्तर से लौटने के बाद ऐसा लगा कि मामला गंभीर है। बेटा तब तक घर नहीं लौटा। माँ ने बिस्तर ना छोड़ने का प्रण लेकर बिस्तर पकड़ लिया था। उफ, परेशान हो गया हूँ, इसे तो बनवास अच्छा है, कहकर बाप अखबार के दफ्तर में जा पहुंचे। अखबार के दफ्तर का मामला बड़ा पेचीदा होता है। कहाँ क्या करना है कुछ पता नहीं चलता। थोड़ी देर तक विमूढ़ होकर इधर उधर भटकने के बाद दफ्तर के किसी एक कमरे में घुसकर किसी निरीह चेहरे के एक सज्जन के पास जाकर थोड़ी हिम्मत जुटाकर बोले, आपके अखबार में से एक खबर छपवाना चाहता हूँ। निरीह चेहरे वाले सज्जन ने अचानक सिर उठाकर देखा, फिर व्यंग से बोले, खबर? क्यों, हम लोग जो खबर छाप रहे हैं क्या आपको पसंद नहीं है? हम क्या इतने दिनों से राम के वनवास यात्रा की खबर निकाल रहे थे? लड़के के बार बार अनुनय विनय से पिघलकर छुपाकर जोड़ी गई पूंजी में से माँ ने बेटे को कुछ रुपए निकाल कर दिए थे। जानबूझकर झूठ बोलने में मन ही मन कष्ट पा रही थी, इसलिए वह चुप ही रही। बाप बोलते बोलते चले गए। इतनी रात गए भी साहब जाते कि घर लौटने का वक्त नहीं हुआ। पिछली बार तो फेल करके मेरा सिर ही खरीद लिया था। इस बार भी मुझे किस तरह कृतार्थ करेगा मैं समझ सकता हूँ। मेरे पैसे मेरे फिजूल के नहीं, नवाब ज़्यादा मर्जी माफ़ी उन्हें उड़ाए, निकाल दूंगा, इस बार उसे जरूर निकाल बाहर कर दूंगा। यह मामला शायद इस मुंहझोरी के साथ ही समाप्त हो जाता, पर ठीक उसी समय एक गुणवान लड़का आ पहुंचा। बाप झोंक में थे ही अपना मान बचाने के लिए कुछ बोलना भी था, इसलिए बोले, ऐसे बेटे की मुझे कोई जरूरत नहीं, जा निकल जा। कुछ देर कुछ कर सके या नहीं, स्वाभिमानी लड़का पिता के आदेश को तुरंत मानने के लिए तैयार हो गया। माँ बेचारी किस तरफ संभाले समझ ना पाकर कातर भाव से बोली, आ, खाना खाने के वक्त यह सब कहने की क्या जरूरत है, आप बाद में भी तो कह सकते थे। बाप माँ को डपटते हुए बोले, तुम्ही ने अपनी शह देकर इसे कहीं का न रखा, प्यार दुलार से इसका दिमाग आसमान पर चढ़ा दिया है तुमने। माँ आंचल से आंखें पोंछने लगी और बेटा इस विशाल दुनिया में निर्दोष यात्रा पर निकल पड़ा। दूसरे दिन मामले ने बड़ा गंभीर रूप ले लिया। उस रात से माँ ने रोटी का टुकड़ा तक मुंह में नहीं रखा। आज भी बिस्तर से उठेगी ऐसा नहीं लगता। हो सकता है बाप भी सारी रात नहीं सोया हो, पर अब वह किस मुंह से कुछ बोलता। विमूढ़ पिता
असहाय नजरों से चारों तरफ देख रहा था। बगल में बैठे जिस सज्जन का चेहरा उन्हें देखकर लगा था कि कठोर प्रकृति के होंगे, उन्होंने ही बड़ी सहानुभूति के साथ कहा, आह, क्या कर रहे हो? ये सज्जन क्या कहना चाहते हैं, यह तो सुनो। आप बैठिए। पिता एक कुर्सी पर अटपटे भाव से बैठ गए। अब उस सज्जन ने पूछा, आप किस खबर के बारे में बताना चाह रहे हैं? जी वो असल में कोई खबर नहीं है, यही मैं एक विज्ञापन देना चाहता हूँ। विज्ञापन? विज्ञापन किस चीज का विज्ञापन? आपको कितनी जगह चाहिए? कॉपी लाए हैं? पिता और बीवी मूढ़ भाव से बोले, जी आप उसे विज्ञापन भी ठीक ठीक नहीं कह सकते। असल में मेरा लड़का घर से भाग गया है। उसकी बात खत्म भी नहीं हो पाई थी कि टेबल की दूसरी तरफ से एक सज्जन ने कहा, ओ समझा। आप क्या लिखना चाहते हैं विज्ञापन में? चेहरे का वर्णन या घर लौट आने के लिए विनती? पिता को मानो अब कोई किनारा मिला। बोले, जी हाँ, लौट आने का अनुरोध करूंगा, उसकी माँ बहुत रो रही है। समझा समझा, नाराज होकर घर से जो चला गया है। फिर उन सज्जन ने कागज का एक पैड पिता की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लीजिए, इस पर जो लिखना है लिख कर दे दीजिए। लिख कर दूं? पिता के चेहरे से लगा मानो कोई विपत्ति उन पर टूट पड़ी है। सज्जन को दया आ गई। बोले, ठीक है, हम लोग लिख लेंगे, आप सिर्फ नाम पता वगैरह दे जाइए। नाम पता तथा बेटे का हुलिया देने के बाद पिता बोले, थोड़ी अच्छी तरह लिख दीजिएगा, थोड़ी अच्छी तरह लिख दीजिएगा। उसकी माँ ने कल से पानी तक नहीं पिया है। अजी ये सब कहने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसा लिख दूंगा कि पढ़कर लड़का रो देगा। आप निश्चिंत रहिए। आश्वस्त होकर पिता घर लौट आए, पर आंसुओं से सिंचा विज्ञापन निकलने के पहले ही वे देखते क्या है कि लड़का घर पर वापस लौट आया। पश्चाताप से पीड़ित होकर वह घर लौट आया हो, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं। वह घर पर रहने के लिए नहीं आया था, जाने के पहले सिर्फ अपनी कुछ किताबें ले जाने के लिए आया था। अब की बार माँ बिगड़ गई, बोली, हाँ हाँ, जाएगा क्यों नहीं? कुल को आग लगाने वाला तो तू ही है। दुनिया में जैसे कि कभी किसी लड़के को डांट नहीं पड़ती। तू कहाँ का पैगंबर है? कल सारी रात पल भर के लिए भी सोए नहीं। सोच सोच कर एक ही रात में चेहरे का क्या हाल बना लिया है, देखा भी है तूने? ऊपर से मिजाज दिखाकर चले जाने की धमकी। पिता कमरे के अंदर आते हुए धीर गंभीर स्वर में बोले, छोड़ो भी, मत डांटो। माँ डपट कर बोली, तुम भी चुप रहो, ज्यादा लाड़ भी अच्छा नहीं। थोड़ी सी डांट क्या पड़ी, घर छोड़ जाने की धमकी? क्या हिम्मत है? अधिकतर खोए हुए व्यक्तियों के बारे में जो विज्ञापन छपते हैं, उनके पीछे का इतिहास यही है। सोमेश का सिगरेट खत्म हो गया था। इतनी ही देर में मेरी कोई बात उसके कानों में पहुंची, ऐसा मुझे लगा नहीं। वह स्थिर निश्चल बैठा था। थोड़ी नाराजगी के साथ मैंने कहा, तुम्हें हो क्या गया है? कहो तो। लगता है मैं खामखा बकता गया। मेरी बातों को का जवाब दिए बिना सुमेश अपने फैलाए पैरों को समेट कर बैठ गया। सिगरेट का बचा टुकड़ा उसने हाथ से फेंक दिया और फिर बोला, शायद तुम नहीं जानते कि इस तरह के विज्ञापनों के पीछे कई सचमुच की ट्रेजेडी भी रहती है। हो सकता है, मैं कहा ना, कह रहा हूँ, कभी कभी सच में ही जो एक बार चला जाता है वह फिर वापस नहीं लौटता। सुमेश थोड़ा हंसकर बोला, नहीं, मेरे कहने का मतलब नहीं है। घर लौट आने की ही एक चरम ट्रेजेडी की बात मैं जानता हूँ। मैंने उत्सुकता से पूछा, क्या मतलब? सुनो बताता हूँ। बाहर तब तक बारिश शुरू हो चुकी थी। खिड़की के शीशे में से सड़क अस्पष्ट और अवास्तविक सी लग रही थी। लग रहा था हम लोग सारी दुनिया से अलग थलग पड़े हुए हैं। पुराने अखबारों की फाइलें अगर उलट पुलट कर देखो तो पाओगे कि कई साल पहले यहाँ के प्रधान समाचार पत्र के पन्ने में हर रोज लगातार एक विज्ञापन निकला करता था। वह कोई विज्ञापन नहीं, मानो एक संपूर्ण इतिहास था। हर रोज धारावाहिक रूप से पढ़ने पर ही इस कहानी को पूर्ण रूप से जाना जा सकता है। छपे अक्षरों पर कान रखने पर एक करुण आंत्रनाद सुनाई देता था। विज्ञापन अवश्य ही खोए हुए व्यक्ति का था। पहले तो बेटे के घर लौट आने के लिए माँ का कातर अनुरोध था। अस्पष्ट ठिठुराई सी भाषा पर उन्हीं वाक्यों में जो व्याकुल भाव था, उसे पढ़े बिना समझना मुश्किल है। धीरे धीरे माँ का कातर अनुरोध निराशा की लंबी सांसों में बदलकर अखबार के पन्नों में विलीन हो गया। उसके बाद पिता की गंभीर आवाज सुनाई पड़ी, थोड़ी कांपती हुई पर गंभीर और शांत आवाज, शोभन, लौट आओ। तुम्हारी माँ बिस्तर में पड़ी है। तुम्हें क्या जरा भी कर्तव्य बोध नहीं? लेकिन इसके बाद भी विज्ञापन बंद नहीं हुआ। पिता का स्वर भारी होता गया, मानो उसकी आवाज रूंध गई हो। शोभन, अब भी घर नहीं लौटोगे तो माँ से मिल नहीं सकोगे। पर शोभन का हृदय इससे भी नहीं पिघला। लोगों ने देखा विज्ञापन पहले की तरह ही निकल रहा है। सिर्फ पिता अपने को संभालने की हिम्मत हार बैठे हैं। अब उनकी आवाज कातर हो गई थी। कातर ही नहीं, नितांत कमजोर। शोभन, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हमारे दिन कैसे कट रहे हैं? लौट आओ बेटे, हमें और दुख मत दो। विज्ञापन धीरे धीरे हताशा से हाहाकार कर उठा, फिर बिल्कुल बदल गया। अब शोभन को संबोधित कर कुछ नहीं लिखा रहता था।
साधारण एक विज्ञप्ति सी निकलती थी। इस तरह का, इस चेहरे मोरे का, ऐसी उम्र का एक लड़का पिछले 1 साल से लापता है। उसके बारे में खबर देने वाले को इनाम दिया जाएगा। फिर इनाम की मात्रा दिन प्रतिदिन अखबार के पन्नों में बढ़ती गई। दुबला पतला 16-17 साल का लड़का, गर्दन में दाहिने कान के पास एक चिन्ह, जीवित या मृत। इतनी सी खबर देने वाले को भी इनाम दिया जाएगा। इतना कहकर सोमेश थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। बारिश की छींटों से खिड़की का शीशा धुंधला पड़ गया था। कमरे के अंदर ठंड बढ़ गई थी। लग रहा था कंबल ओढ़ लूं तो अच्छा रहेगा। मैंने कहा, यह तो रहा विज्ञापन का इतिहास। असल मामले के बारे में कुछ जानते हो क्या? जानता हूँ। मैं शोभन को जानता था। वह किसी स्वाभिमान के वश में आकर घर छोड़कर चला गया था। तुम ऐसा मत समझ लेना। उसके साथ ऐसी परिस्थिति थी कि घर छोड़कर चला जाना ही उसके लिए नितांत आवश्यक था। बस बहाना चाहिए था। दुनिया में 2-4 व्यक्ति निर्लिप्त मन लेकर ही जन्म लेते हैं। वे दिल के कड़े नहीं होते, बल्कि उनका हृदय बड़ा तरल होता है, और तरल होने के कारण ही ऐसे लोग पकड़ में नहीं आते। उनके मन में किसी बात की छाप नहीं पड़ती। सुनकर तुम्हें आश्चर्य होगा कि अखबार में छपे विज्ञापनों को पढ़ने के बाद भी उसने उनके अनुरूप कोई कदम नहीं उठाया। कभी पढ़ लिया होगा, फिर भूल गया होगा। घर से बाहर जिन समस्याओं और असुविधाओं का सामना करते हुए कोई भी व्यक्ति घबरा उठता है, उन्हीं समस्याओं में से उसे मुक्ति का स्वाद मिलता है। लोग चाहे कुछ भी समझे, शोभन अपने को एक छोटी सी गृहस्थी का दुलारा लड़का सा नहीं समझ सका। पर जिस दिन विज्ञापन बंद हो गए, उसका उदासीन मन भी विचलित हो उठा। विज्ञापन भी बड़े असाधारण ढंग से एकाएक बंद हो गए थे। ऐसा नहीं कि वे चलते चलते थककर एकाएक रुक गए हों। अचानक एक भयंकर दुर्घटना के कारण समाचार पत्र के पन्ने मूक हो गए। शोभन के चेहरे के वर्णन के बदले अचानक एक दिन निकला, शोभन, तुम्हारी माँ में से अब शायद तुम्हारी मुलाकात नहीं हो पाएगी। वह सिर्फ तुम्हें याद करती है। इसके बाद फिर कभी कोई इश्तेहार नहीं निकला। उसके बाद 2 वर्ष गुजर गए। शोभन एक दिन अपने गांव, अपने घर लौट आया। एक बात से शोभन के स्वभाव का थोड़ा परिचय तुम जान सकोगे। पहले मैंने कहा नहीं, शोभन किसी साधारण मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का नहीं था। उस परिवार को संपन्न कहना भी शायद सही नहीं होगा। उन लोगों की पुरानी जमींदारी बुरे दिनों से गुजर कर भी अच्छी तरह टिक गई थी। शोभन उस परिवार का एकमात्र उत्तराधिकारी था। सोमेश थोड़ा हंसकर आगे बोला, 2 साल के स्वतंत्र जीवन यापन का कष्ट अस्वीकार करने के बावजूद उसके चेहरे पर उसकी छाप थी। 2 साल में वह बहुत बदल भी गया था। फिर भी उसी के कर्मचारी लोग उसे नहीं पहचानेंगे, यह आशंका उसे नहीं थी। अपने गांव पहुंचकर शोभन सीधे घर पहुंचा, पर दरवाजे से अंदर घुसते ही पहले पुराने मुनीम जी ने उसे रोका। पूछा, किसे चाहिए? शोभन हंसकर बोला, किसी को भी नहीं, घर के अंदर जाना चाहता हूँ, और क्या? मुनीम जी ने तीक्ष्ण दृष्टि से उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा, तो यह बात है, पर इतनी जल्दी भी क्या है? आइए आइए, बाहर बैठक में आकर बैठिए। शोभन आश्चर्यचकित होकर बोला, आप क्या कह रहे हैं मुनीम जी? बात क्या है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। माँ तो अच्छी है ना? शोभन की आवाज में व्याकुलता थी। मुनीम जी उसी तरह रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल अच्छी है, आइए मेरे साथ। शोभन फिर बोला, लेकिन मेरा अंदर जाना ही ठीक है। मुनीम जी कठिन आवाज में बोले, नहीं ठीक नहीं है, आप मेरे साथ आइए। शोभन विमूढ़ भाव से मुनीम जी के पीछे पीछे चलकर बाहर बैठक में जाकर बैठ गया। पिछले 2 साल में कुछ बदला बदला सा लग रहा था। बही खाते लिखने वाला पुराना गुमाश्ता अब रह नहीं गया था। 2 नए आदमी बैठे बैठे बही खाता लिख रहे थे। केवल पुराने परिचित खजांची को देखकर उसका मन थोड़ा संभला। मुनीम जी शोभन को एक कुर्सी पर बैठाकर खजांची से बोले, यह साहब अंदर जाना चाहते हैं। मुनीम का स्वर शोभन को अस्वाभाविक सा लगा। खजांची ने नाक पर से चश्मा थोड़ा ऊपर सरकाकर शोभन की ओर देखते हुए कहा, ओह, आज यही सब आए हैं क्या? हाँ, बस अभी अभी ही आए हैं। शोभन धीरज खो बैठा, अधीर होकर बोला, आप लोग क्या कहना चाहते हैं? साफ साफ कहिए, माँ को क्या कुछ हुआ है? पिताजी कैसे हैं? चारों तरफ से सभी की नजर शोभन पर थी। थोड़ी देर तक सभी चुपचाप रहे। फिर मुनीम जी बोले, वे लोग ठीक ठाक हैं, पर इस समय आप उन लोगों से नहीं मिल सकते। शोभन बुरी तरह नाराज हो उठा। बोला, क्यों नहीं भेंट हो सकती? आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं चला अंदर। शोभन उठ खड़ा हुआ, पर मुनीम दरवाजे के पास आकर शांत भाव से बोला, देखिए देखिए, खामखा मजाक मत कीजिए, इसमें से कोई फायदा नहीं। एकाएक शोभन के सामने सारी बातें स्पष्ट हो उठी। वह विस्मय से भयभीत आवाज में बोला, क्या आप लोग मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं? सभी चुप रहे। मैं शोभन हूँ, शोभन। आप लोग नहीं पहचान पा रहे हैं कि मैं शोभन हूँ? मुनीम जी ने इस बार बोला।
आप थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी आ रहा हूँ। इतना कहकर वह बगल वाले कमरे में जाकर दराज खोलकर कई चीज लाए और उसे शोभन के हाथों में रख दिया। यह शोभन का ही पुराना एक मामूली सा फोटो था, थोड़ा धुंधला पड़ गया था। मुनीम जी बोले, पहचानते हैं इसे? हाँ, शोभन विस्मित होकर बोला, यह तो मेरा ही फोटो है। आप ही लोग अच्छी तरह मिलाकर देखिए। उफ, क्या असहनीय बात है, कहकर ही वह अपने बाल मुट्ठी में पकड़कर बैठ गया। मुनीम जी भी उसकी बगल में बैठ कर बोले, देखिए, बुरा मत मानिए, आपके साथ थोड़ा बहुत चेहरा मिलता है, पर इसके पहले भी 2 जन आए थे, उनसे भी चेहरा मिलता था, यहाँ तक कि तिल भी था। इन बातों को लेकर हम लोगों को हंगामा करना मना है, इसलिए हम लोग कोई हुज्जत नहीं करेंगे। अब आप जा सकते हैं। शोभन ने घबराहट भरी नजरों से सबकी ओर देखा। सभी की नजरों में अविश्वास था। शोभन कातर होकर बोला, मैं सिर्फ एक बार अपने माँ बाप से मिलना चाहता हूँ। आप लोग यकीन नहीं कर रहे हैं, पर एक बार मुझे मिलने तो दीजिए। मुनीम जी बड़ी निराशा के से हाथ उल्टा कर बोले, तो फिर सुनिए, शोभन 7 दिन पहले ही मर चुका है। उसके मरने की खबर हम लोगों को मिली थी। यह सुनकर शोभन हंस पड़ा, बोला, अच्छा, मर गया? उसकी मृत्यु कैसे हुई? शोभन की अनदेखी कर मुनीम जी बोले, सड़क पर गाड़ी के नीचे दबकर शोभन की मृत्यु हुई थी। उसका नाम, पता, परिचय कुछ भी नहीं मिला था, और दुर्घटना के समय जो लोग वहां मौजूद थे, उनमें से कुछ लोगों ने अखबार से में हम लोगों के दिए हुए विज्ञापनों को पढ़कर हमें सारी सूचनाएं दी। हम लोगों ने अस्पताल में भी खबर की। वहां के डॉक्टर द्वारा दिए गए वर्णन से हमारी शंका मिट गई। इसके बाद शोभन क्या करता पता नहीं, पर उसी समय पिता घर से बाहर निकल रहे थे। कई आदमी आंधी से उखड़े वृक्ष जैसा इस तरह दिख सकता है। यह उपमा साहित्य पढ़कर भी शोभन के मन में पहले कभी नहीं आई थी। उनके चलने के ढंग से लगता था मानो उन पर किसी भयंकर दुर्घटना की छाप थी। कोई कुछ समझे इसके पहले ही शोभन दौड़कर कमरे से निकल गया। मुनीम और बाकी कर्मचारी भी उसके पीछे पीछे दौड़े। शोभन ने पिता के पास जाकर पुकारा, पिताजी। वृद्ध व्यक्ति चौंक कर रुक गए। उनके चेहरे में वेदना की जो गहरी छाप थी, उसे देखकर शोभन के हृदय में मानो छुरी चल गई। शोभन बोला, पिताजी मुझे पहचान नहीं रहे? पिता लड़खड़ाते हुए एक कदम आगे बढ़कर फिर चौंक कर रुक गए। तीव्र भाववेग से के कारण शिथिल मुखाकृति विकृत हो उठी। तब तक मुनीम और बाकी कर्मचारी लोग भी आदम के। बूढ़े ने कांपते हुए हाथों को उठाकर कांपती हुई आवाज में पूछा, कौन? मुनीम शोभन के कंधे पर दृढ़ स्थिर हाथ रखकर बोले, नहीं, कोई नहीं है, पिछली बार की तरह यह तीसरी बार है। कोई कर्मचारी बोला, हम लोग तो उसे रोक रहे थे, पर पता नहीं कैसे हाथ छुड़ाकर। बूढ़े ने उसे रोककर कहा, कुछ मत बोलो, चले जाने दो। फिर कातर नयनों से शोभन की तरफ देखते हुए बूढ़ा अंदर की तरफ चला गया। शोभन विमूढ़ सा खड़ा रहा। मुनीम जी उसे कुछ कह रहे थे, पर उसे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था। कब तो वह फिर बाहर बैठक की तरफ आकर बैठ गया, उसे कुछ नहीं मालूम। थोड़ी देर बाद उसका विमूढ़ भाव कट गया। घर के अंदर से कोई कर्मचारी मुनीम को आकर कुछ कह रहा था। सुनाई ठीक से कुछ नहीं पड़ रहा था, पर शोभन ने देखा कि मुनीम के हाथ में बहुत सारे रुपए थे। वह विनती भरी आवाज में शोभन से बोला, आपको एक काम करना होगा। घर की मालकिन की हालत बड़ी खराब है। बेटे के मरने की खबर भी उन्हें नहीं मालूम, उन्हें बताया भी नहीं। अभी भी बेटे को देखने की आस लगाए बैठी है। शायद इसलिए वह मरकर भी मर नहीं पा रही है। उन्हें शांति नहीं मिल रही है। आपको सिर्फ उनका खोया हुआ बेटा बनकर एक बार उनसे मिलना होगा। उनकी बुझी बुझी नजरों में फर्क पकड़ में नहीं आएगा, और फिर खोए हुए बेटे के साथ आपका बड़ा ही सादृश्य भी तो है। मृत्यु पथ के यात्री को थोड़ी सी सांत्वना पहुंच जाए, इसके लिए स्वयं जमींदार साहब ने आपसे कातर विनती की है। इससे आपको तो कोई हानि नहीं। इतना कहकर मुनीम जी ने नोटों का बंडल शोभन के हाथों में ठूस दिया। सोमेश थोड़ी देर चुप रहा। बाहर बारिश की आवाज के अलावा कुछ और आवाज नहीं थी। अंत में मैंने ही कहा, सोमेश, तुम्हारे कान के पास भी एक तिल है। सोमेश ने कुछ हंसकर बोला, इसलिए ही तो इस कहानी को गढ़ना मेरे लिए आसान हुआ। पर पता नहीं क्यों ठंड की इस बदराई, ठिठुरती, अंधेरी, अस्वाभाविक शाम को सोमेश की हंसी पर विश्वास करने को मेरा जी नहीं चाहा।